गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एसएससी सीपीओ का यानी कि 2017 का आज है सेट नंबर 14। अभी तक हम आपको 13 सेट्स सोल्व करा चुके हैं और आज है आपका सेट नंबर 14। यस, 2017 की जो हमने सीरीज शुरू की है सेट वाइज पढ़ाने की, उसमें हम पहुंच चुके हैं सेट नंबर 14 पर। यस साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूंगा कि जो सीपीओ के सेट चल रहे हैं आज ये ख़त्म हो जाएंगे, कल से शुरू हो जाएंगे सीजल के सेट्स। यस, सीजल के प्री टेस्ट जो 2017 में हुए थे, एसएससी सीजीएल 2017 प्री टेस्ट, वो शुरू हो जाएंगे। तो ये आज का लास्ट सेट है फिलहाल, इससे देखा जाए तो अगर सीपीओ का। हालांकि अभी 2017 में बहुत सेट हैं सीपीओ के सीजीएल के, उन्हें करेंगे। फिलहाल तो बहुत सारा काम है। शुरुआत करते हैं आज के सेट की एसएससी सीपीओ के। और साथ ही साथ मैं आपसे कुछ कहना भी चाहूँगा कि सेट को पढ़ने के साथ साथ आप अपने इंग्लिश ग्रामर को और मजबूत कीजिएगा। जैसे कि आपको ईडियम्स पढ़ने होंगे अपने आप से, वोकैबुलरी पढ़नी होगी आपको अपने आप से। यस, इसको मजबूत कीजिएगा, क्योंकि अगर मैं बात करूं एसएससी स्टेनो की या सीपीओ की भी अगर बात करें तो सीपीओ में 20 मार्क्स की वोकैबुलरी आनी है और स्टेनो में 5 मार्क्स के ईडियम्स, 5 मार्क्स के सिनोनिम्स और 5 मार्क्स के एंटोनियम्स, 15 मार्क्स की वोकैबुलरी आनी है। और बाकी सभी एग्जाम में भी सीजीएल की बात भी करूँ तो 25 क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं सीजीएल में, और उसमें से 6 क्वेश्चन वोकैबुलरी पे डिपेंड है। और फिर दूर क्यों जा रहे हैं आप, क्लोज टेस्ट खुद पूरा वोकैबुलरी पे डिपेंड है। इसमें क्लोज टेस्ट भी आ रहा है 5 मार्क्स का, वो भी वोकैबुलरी पे डिपेंड है, यानी कि 11 मार्क्स आपके वोकैबुलरी पे चले गए। यहाँ भी यही हालात हैं और यहाँ ये और भी तगड़े हो जाएंगे हालात। अगर वोकैबुलरी बेस्ड आ गया क्लोज टेस्ट तो 30 मार्क्स आपके वोकैबुलरी पे डिपेंड हो जाएंगे। इसीलिए मैं आपको लगातार बोल रहा हूँ कि वोकैबुलरी पढ़िएगा, ईडियम्स मत छोड़िएगा, इससे लाख तो मत छोड़िएगा ईडियम्स। इसकी वीडियो हमने बनाई हुई है, आप वहाँ से कंटिन्यूटी के साथ सीरीज पढ़ते रहे, आपके ईडियम्स वहीं से अपना आप याद हो जाएंगे, आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है आज का पहला क्वेश्चन? कह रहा है कि रमन एंड आई एम बेस्ट फ्रेंड्स एंड वी ऑफन मीट ईच अदर। रमन और मैं अच्छे दोस्त हैं और हम अक्सर एक दूसरे से मिलते रहते हैं, ये उसने कहना चाहा। तो चलो चलते हैं क्या कहना चाह रहा है भाई वो। रमन एंड आई यानी कि दो प्रोनाउन जुड़े हैं आपके एंड से। किससे जुड़े हैं? दो प्रोनाउन आपके एंड से। जब भी दो नाउन या दो प्रोनाउन, दो नाउन या दो प्रोनाउन एंड से जुड़े हों तो इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी। प्लूरल यानी कि या तो आर या हैव या वर या डू या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इन्हें प्लूरल वर्ब कहा जाता है। अगर इन दोनों नाउन में से किसी भी एक से पहले कोई डिटरमाइनर हो, क्या हो? कोई डिटरमाइनर, तो फिर सिंगुलर वर्ब भी आ सकती है और प्लूरल वर्ब भी, डिपेंड करता है कंडीशन पर। सिंटेक्स में इसको आप पढ़ेंगे। अगर दोनों नाउन से पहले कोई डिटरमाइनर हो तो फिर से प्लूरल वर्ब आएगी। क्या आएगी आपकी? फिक्स प्लूरल वर्ब। फिलहाल यहाँ पे दो प्रोनाउन है, एक नाउन और एक प्रोनाउन। रोहन एंड आई, तो यहाँ पे एम की जगह आर आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था एम की जगह? यहाँ पे आर। रोहन एंड आई आर बेस्ट फ्रेंड्स एंड वी ऑफन मीट ईच अदर। ईच अदर आपका लगता है दो लोगों के लिए, ईच अदर दो के लिए, और वन अनदर दो से अधिक के लिए। मोर देन टू, मोर देन टू।
ईच अदर दो लोगों के लिए, और मोर देन वन अनदर दो से अधिक के लिए। इसको बोल देते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन। नेक्स्ट है हार्डली हैड ही लेफ्ट द स्टेडियम देन इट बिगेन्स टू रेन हैवीली। यहाँ क्या प्रॉब्लम है इसको भी देख लेते हैं, हम तो क्लियर करते हैं टॉपिक आपका, तो ये आपको समझ में आएगा खूब अच्छे से। कह रहा है कि हार्डली, क्या कहा उसने आपसे, हार्डली। सेंटेंस की शुरुआत अगर हो हार्डली से या स्कार्सली से तो उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। हैड या डिड में से कोई भी एक। अगर हैड होगा तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अगर डिड होगा तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। और नेक्स्ट पार्ट जुड़ेगा आपका वैन से। किससे, वैन से, और सेकंड नेक्स्ट पार्ट में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। यहाँ नेक्स्ट पार्ट हार्डली के बाद हैड आया, थर्ड फॉर्म भी आई, लेकिन नेक्स्ट पार्ट वैन से जुड़ने के बजाय देन से जुड़ा गया है, तो यहाँ पर देन की जगह वैन आएगा, यानी कि इसके बी पार्ट में मिस्टेक हो जाएगी, ऊपर वाले के ए पार्ट में मिस्टेक थी। और कंपनी नॉट ओनली मैन्युफैक्चर्स प्लास्टिक कंटेनर्स बट ऑल्सो स्टील कंटेनर्स। हमारी कंपनी न केवल बनाती है प्लास्टिक कंटेनर्स बल्कि बनाती है स्टील कंटेनर्स। तो यहाँ एक नॉट ओनली बट ऑल्सो का रूल है। नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो। यहाँ ये बात है कि जो वर्ड बट ऑल्सो के बाद होगा वही वर्ड नॉट ओनली के बाद होना चाहिए। जैसे कि यहाँ बट ऑल्सो के बाद आया स्टील, यानी कि मेटल। क्या है यहाँ पे, स्टील। तो यहाँ पे नॉट ओनली के बाद भी प्लास्टिक पहले आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था, प्लास्टिक। तो सेंटेंस ऐसा होता, और कंपनी मैन्युफैक्चर्स, और कंपनी मैन्युफैक्चर्स। आप इसको पीछे ले जाएंगे। एक बात और बता दूं मैं, ऐसी कंडीशन में हमेशा गलती इसी पार्ट में निकालनी है मोस्टली। यस, आप मैन्युफैक्चर्स को पीछे ले जाएंगे तो आपका ये नॉट ओनली आगे आ जाएगा, नॉट ओनली के बाद हो जाएगा प्लास्टिक। और कंपनी मैन्युफैक्चर्स नॉट ओनली प्लास्टिक कंटेनर्स बट ऑल्सो स्टील कंटेनर्स, यानी कि इसके ए पार्ट में मिस्टेक हो जाएगी। हर सन हैज़ डन एंड स्टिल डूइंग एक्सलेंट वर्क फॉर हिज बिजनेस। यहाँ हर सन हैज़ डन लगाया गया, हैज़ के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। सन है सिंगुलर, तो सिंगुलर वर्ब लगाई हैज़, ये भी ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड से जुड़ा है, एंड के बाद भी सिंगुलर वर्ब आई है। अब एक बात और कमाल की यहाँ पर है, बहुत अच्छी मुझे लगी इसकी, उसने हेल्पिंग वर्ब के साथ पहले लगाया डन और फिर बाद में एंड के बाद लगाया उसने इज प्लस ING। यस, जो कि काफ़ी अच्छी बात है इसकी है। क्यों, क्योंकि हैज़ को थर्ड फॉर्म पसंद है और इज ए मार्क को ING फॉर्म, तो एंड की दोनों तरफ जो जिसकी पसंद की थी वो आई, लेकिन दोनों प्रेजेंट में है, ये खास इंपॉर्टेंट बात है। स्टिल डूइंग एक्सीलेंट वर्क फॉर हिज बिजनेस, फॉर हिज बिजनेस नहीं, इन हिज बिजनेस, अपने बिजनेस में बहुत अच्छा काम कर रहा है, ये कहना चाह रहा है। यस, इस तरह से। ऑल्दो राहुल रेन वेरी फास्टली ही कुड नॉट कैच द मूविंग बस। हालांकि राहुल बहुत तेजी से भागा लेकिन वो चलती हुई बस को नहीं पकड़ सका। ऑल्दो, दो और इवन दो। ऑल्दो, दो, इवन दो के साथ हमेशा या तो आएगा आपका यट या कोमा। कोमा मतलब लिखा नहीं आएगा, कोमा लगा हुआ आएगा सिर्फ, इनमें तो कोई एक आता है। और सेंटेंस बनता है विरोधाभास पे। किस पे बनता है, विरोधाभास पे, यानी कि कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास होना चाहिए सेंटेंस में। राहुल बहुत तेज भागा, फास्टली, ही कुड नॉट कैच द मूविंग बस, तो ठीक है सेंटेंस, भागने के बाद भी वो बस नहीं पकड़ पाया। एक तो पहली बात तो ये है कि यहाँ पे कोमा होना चाहिए था या फिर येट होना चाहिए था। दूसरी बात ये है, बचपन से सुनते आ रहे हैं, फास्टली कोई वर्ड ही नहीं है, फास्ट ही एडजेक्टिव है और फास्ट ही एडवर्ब।
ये ध्यान रखें आप। ऐसे बहुत सारे वर्ड जो हम लोग सुनते आ रहे हैं लेकिन है ही नहीं। यस, तो ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे कि कई बार सुना होगा आपने चीटर। चीटर कोई वर्ड ही नहीं है। यस, चीट ही काफ़ी है ये कहने के लिए कि तुम धोखेबाज हो। चीट इज इनफ। यस, चीटर कोई वर्ड ही नहीं है। तो इसी तरह से बहुत सारे वर्ड हैं हमारे पास। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 6। माई कज़न वॉज रोंगली पनिस्ड ऑल दो ही वॉज नॉट डैश। मेरे कज़न को जो है गलत पनिश किया गया, हालांकि वह डैश नहीं था। फाल्टी और गिल्टी। फाल्टी का मतलब भी अपराधी, गिल्टी का मतलब भी अपराधी या दोषी। दोनों में से कोई भी इसका आंसर हो सकता है। जो आपको मन करे वो लगाइएगा, बुक से आपको कोई लेना नहीं है। इस जो आपको मन करे ए भी लगा सकते हैं, बी भी लगा सकते हैं, दोनों ही सही है। और एरोनियस का मतलब होता है जो कभी गलती ना करे। एक्यूज्ड मतलब होता है आरोप लगाना। तो फाल्टी गिल्टी में से कोई भी एक लगा सकते हैं। द एम ऑफ दिस वर्कशॉप इज टू डैश द बेस्ट इन पार्टिसिपेंट। अब यहाँ पे टू के बाद लगाना है। टू के बाद हमेशा वर्ब आती है, यहाँ है ये फ्रेजल वर्ब। क्या है आपकी ये फ्रेजल वर्ब। अब फ्रेजल वर्ब पे देखते हैं मीनिंग क्या क्या होंगे। पहला है ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट मतलब किसी परिवर्तन का कारण होना, किसी परिवर्तन का कारण होना। ब्रिंग इन का मतलब होता है धन कमाना, पैसा कमाना। उससे अगला है ब्रिंग ऑन, किसी गलत चीज़ के, कोई भी गलत कार्य, कोई गलत घटना, उसके घटित होने का रीज़न होना, कारण होना। ब्रिंग आउट प्रकाशित करना या उभारना या सामने लाना। ब्रिंग का मतलब लाना, आउट मतलब बाहर लाना। ब्रिंग आउट। तो द एम ऑफ दिस वर्कशॉप इज टू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन पार्टिसिपेंट। बाहर लाना है, उभारना है टैलेंट को। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। यस, नेक्स्ट पे चलते हैं क्या कह रहा है। ये भी बड़ा प्यारा सेंटेंस है। सेंटेंस नंबर 7 8 इफ यू हैड डैश यू वुड हैव सर्टेनली गॉट द स्कॉलरशिप। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि अगर इफ़ वाले पार्ट में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, तो नेक्स्ट पार्ट में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। नेक्स्ट पार्ट में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ही है। इसका मतलब ये कन्फर्म है कि यहाँ पे हेड के साथ थर्ड फॉर्म आएगी। क्या आएगी हेड के साथ में? थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, ये नहीं आ सकता, हेड के साथ में हैव नहीं आ सकता। डी बाहर, सी बाहर, ये दोनों बाहर हुआ आपके लिस्ट से, सी और डी बाहर। अब बचता है सिर्फ आपके पास में ऑप्शन या तो ए या फिर बी। अब बी तब तक नहीं आएगा, बी लगाया गया है हैड बीन वर्कड हार्ड, जब तक सेंटेंस में सिंस या फोर ना हो। जबकि यहाँ पे सिंस या फोर की कोई आवश्यकता नहीं है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म से ही काम चल जाएगा। हैड प्लस थर्ड फॉर्म से काम चल जाएगा, उसका आंसर ए हो जाएगा। ओहो, नेक्स्ट सेंटेंस। बाय द टाइम द प्लेन अराइव्ड आई नियरली हैड डिस्पेयर्ड डैश बीइंग एबल टू बोर्ड इट। डिस्पेयर के साथ हमेशा प्रपोजिशन आएगी आपकी ऑफ। डिस्पेयर ऑफ मतलब किसी चीज़ के प्रति निराश होना। तो डिस्पेयर के साथ फिक्स प्रपोजिशन है आपकी ऑफ। इसको लिख लीजिएगा अपने नोट्स में, जहाँ आप नोट्स बना रहे हैं, जिससे कि आपको ये कन्फर्म प्रपोजिशन याद हो जाए। मैं आपको पहले से बताता रहा हूँ, ऐसे ऐसे रूल्स हमेशा लिखते चले जाएं। और एक ही पेज पर लिखते हैं, उसी पेज पे जहाँ पर लगातार लिखे हुए हैं। ये पेज आप उसी के लिए छोड़ दीजिए, चाहे भले आज ही शुरू कर दें इस काम को। सबसे पीछे का पेज या सबसे आगे का पेज, बीच का, जहाँ पे आपको मन करे 2-3 पेज छोड़ दें इसके लिए, हो जाएगा इतना मसाला आपके पास है जब तक मेरी वीडियो बनती रहेंगी। सेंटेंस नंबर 10 वी मस्ट डैश द न्यू सिचुएशन विद अ क्रिएटिव माइंड। तो हमें सिचुएशन का क्या करना चाहिए? सामना करना चाहिए, फेस। वी मस्ट सेव फेस। हमें नई सिचुएशन का सामना करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सामना। सोल्व, क्लियर, एज्योर, तो होने से रहा इस हालत तक। नेक्स्ट पार्ट है वोकेबलरी का। आपको होता है ना सिनोनिम्स, सिमिलर यानी कि सिनोनिम्स। पहला वर्ड है आपका स्प्राइटली, आनंदपूर्ण। आनंदपूर्ण यानी कि मज़ा आ जाना। सल्की, नाराज होना। ब्लिथ, आनंदपूर्ण। बेनवोलेंट, कोई बहुत ही परोपकारी व्यक्ति जो लोगों पर परोपकार करता रहता हो। डिप्रेस मतलब दुखी या परेशान। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लिथ, क्योंकि बता रहा आपको सिनोनिम्स। अगला है
केयर्स या फिर कार्स इसको बोल सकते हैं। किसी को गले लगाना भावुक होकर के, या प्यार से किसी को टच करना या छूना। एम्ब्रेस भावुक हो जाना। स्प्रन घृणात्मक तरीके से किसी को नकारना। रिलीज किसी को मुक्त करना। स्कॉन किसी को डांटना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ही ए। उससे अगला वर्ड है प्लेंटियस। प्लेंटिटियस ये भी बड़ा प्यारा और नया वर्ड है आपके लिए। इसका मतलब होता है अधिकता किसी चीज़ की, कोई चीज़ एक्स्ट्रा या फिर अधिकतम होना। पॉजिटिव कमी। इनोकस हानि रहित। इंजीरियस हानिकारक। प्रोफ्यूज प्रचुर मात्रा में, काफ़ी अधिक मात्रा में, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट है आपका फ्लाउंडर। फ्लाउंडर यानी कि जूझना, की चीज़ से संघर्ष करना। ऑप्शन इसके नेक्स्ट पेज पर है, वहाँ चलते हैं। पहला वर्ड है ट्रिमअप, विजयी होना। सक्सेस सफल होना। स्ट्रगल संघर्ष करना। रिवरेंस किसी का आदर करना। तो इसका आंसर हो जाएगा संघर्ष करना, स्ट्रगल। फ्लाउंडर का संघर्ष करना, क्योंकि फ्लाउंडर बताया था मैंने आपको जूझना। पहला वर्ड है डेंटी यानी कि सुहावना, आकर्षक। या अगलो एंटी यानी कि आंटी, बहुत आकर्षक दिख रही हैं। कोर्स भद्दा। इंस्पिड नीरस। रिस्टोर किसी चीज़ को स्टोर कर लेना। और एलिगेंट यानी कि कोई बहुत ही आकर्षक चीज़। यस, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, एलिगेंट ही। क्लियर बात। चलते हैं 16 पे। अब आपके आगे हैं एंटोनियम्स। पहला वर्ड है पेटुलेंट। पेटुलेंट मतलब चिड़चिड़ा, स्वभाव से ही। स्टबर्न जिद्दी। प्रोवर्स अपने रास्ते से भटक जाना। प्रिप्लेक्स्ड यानी कि इसका मतलब होता है भ्रमित हो जाना। और प्लीजेंट मतलब खुशनुमा यानी कि खुश रहने वाला। तो इसका आंसर बी ही हो जाएगा, क्योंकि पेटुलेंट चिड़चिड़ा और प्लीजेंट मतलब खुश रहने वाला। फोमेंट अपनी परेशानी को और बढ़ा देना। यस, किसी चीज़ को और बढ़ा देना उसे बोलते हैं फोमेंट। पहला वर्ड है डैम्पन, किसी को शांत करना। एगिटेट भड़काना, नाराज कर देना। क्वेल शांत करना किसी चीज़ को। और अपहोल्ड पकड़े रहना किसी चीज़ को, बरकरार रखना। तो मेरी राय में फोमेंट का उल्टा जो है यहाँ पे, जो कि शांत करने से संबंधित वर्ड होना चाहिए, भड़का देना है किसी को, तो मेरे ख्याल में तो क्वेल या फिर डैम्पन में से कोई एक इसका आंसर हो जाना चाहिए। जो भी आप आंसर लगाना चाहें, दोनों ही मीनिंग सेम दे रहे हैं। कॉन्टाजियस एक ऐसी बीमारी जो कॉन्टैक्ट से फैलती हो। कॉन्टाजियस कॉन्टैक्ट से बना है वर्ड आपका। कॉन्टाजियस यानी कि आपके साथ लगा हुआ कोई व्यक्ति या फिर कोई बीमारी। एडजेसेंट साथ लगना, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। एब्यूटिंग का मतलब भी साथ लगना। बिटरनेस कड़वा। इनएक्सेसिबल पहुंच से बाहर, पहुंच से परे। तो इसका आंसर पहुंच से परे यही हो जाएगा। यस, बिटरनेस कड़वा तो होने से रहा। उससे अगला है एक्स पोस्टुलेट। एक्स पोस्टुलेट मतलब आपत्ति करना किसी बात पर, नाराजगी जताना। प्रोटेस्ट किसी चीज़ का पक्ष लेना, प्रोटेस्ट करना उसको। और रेजिड्यू मतलब कोई चीज़ जो आपके किसी चीज़ का कोई अंश या फिर कोई अवशेष बच जाना, रेजिड्यू। लाउड प्रशंसा करना, चिक चिक कर। और ऑक्यूपाई मतलब घेरना। एक्सपोचुलेट आपत्ति करना और प्रशंसा करना, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। अगला वर्ड है अभाव, स्पष्ट रूप से किसी को स्वीकार करना, किसी बात को स्वीकार करना स्पष्ट रूप से। प्रोफेस स्वीकार करना। रिनाउंस त्यागना। बियर सहन करना। डिक्लेयर घोषणा करना। तो इसका आंसर हो जाएगा बियर, ओ सॉरी रिनाउंस त्यागना। अगले वर्ड हैं आपके इडियम्स। इडियम्स आ चुके हैं। रिफ्ट इन द ब्रूट का मतलब तार टूट जाना किसी वीणा वगैरह का, यानी कि बेसुरा हो जाना किसी चीज़ का। ब्रोट अबाउट डिस हारमोनी, ब्रोट अबाउट डिस हारमोनी। अगला वर्ड है आपका कुशी जॉब। कुशी बोलते हैं गद्दे को। गद्दे पे बैठकर सिर्फ जॉब करना, बहुत ही आसान कार्य है, यानी कि आसान जॉब। फाइनेंशियली कंफर्टेबल जॉब, यस ये होगा। हैक्टिक जॉब, अनइम्पोर्टेंट जॉब, इम्पॉसिबल जॉब तो होने से रहा। सम एंड सब्सटेंस किसी चीज़ का सार,
पूरा उसका भाव, समरी। यस, वेट एंकर यानी कि किसी चीज़ के लिए तैयार रहना, वे एंकर, सॉरी वेट एंकर नहीं, वे एंकर। प्रिपेयर टू सेल अगेन। सीज द नेटल, सीज मतलब जब्त कर लेना, सीज द नेटल मतलब किसी बात को तेजी से यानी दृढ़ता के साथ में करना। डील फॉर्मली, सीज द नेटल यानी कि डील फॉर्मली, किसी काम को दृढ़ता के साथ करना। नेक्स्ट आपके फिर ग्रामर बेस्ड है क्वेश्चंस। सिर्फ हमें ब्रैकेट पार्ट देखना है, उसके अलावा हमें कोई पार्ट देखने की कोई जरूरत नहीं है। पहला सेंटेंस है, डिस्पाइट हिज बेस्ट एफर्ट शी कुड नॉट कन्विंस हर पेरेंट्स बाय चेंजिंग देयर डिसीजन। यहाँ सेंटेंस आपका आया है बाय चेंजिंग देयर डिसीजन, अपने पूरी कोशिश के बाद भी वो अपने माता पिता को उनके निर्णय चेंज करने में सफल नहीं हो पाई। तो जब भी किसी सेंटेंस में किसी वर्ब से वर्ब को जोड़ना हो, नॉट कन्विंस हर पेरेंट्स, तो कन्विंस एक वर्ब है, वर्ब से वर्ब को जोड़ना हो, वर्ब से वर्ब को जोड़ने का काम करता है आपका टू, वर्ब से वर्ब को जोड़ने का काम करता है टू। हालांकि कहा जाता है कि वर्ब से वर्ब को जोड़ना काम प्रपोजिशन करती है, लेकिन प्रपोजिशन सिर्फ और सिर्फ टू ही वो काम कर सकती है जो वर्ब से वर्ब को जोड़ सकती है। तो यहाँ पे टू चेंज देयर, एज सुन एज नेहा विल रीच इंडिया शी विल रिपे द लोन। ये आ गया आपका डबल फ्यूचर। यस, जब कोई सेंटेंस डबल फ्यूचर हो यानी कि एक ही सेंटेंस में दो मॉडल वर्ब हो, तो हमेशा गलती मॉडल वर्ब वाले पार्ट में निकलेगी। यस, वो 11 वर्ड कौन कौन से हैं मैं बोल रहा हूँ, आज लिख नहीं रहा हूँ, इसलिए उनको आप लिख लीजिएगा मेरी वीडियो के साथ साथ। पहला वर्ड है इफ, दूसरा अनलेस, तीसरा अनटिल, चौथा इन केस, पांचवा प्रोवाइडेड दैट, छठा वेदर, सातवां बिफोर, आठवां आफ्टर, नौवां वैन, दसवां एज लॉन्ग एज या फिर एज सुन एज, 11वां सो लॉन्ग एज। इनमें से कोई भी एक वर्ड के बाद अगर मॉडल वर्ब हो तो वो मॉडल वर्ब हट जाएगी, तब जब एक सेंटेंस दो मॉडल वर्ब होंगी तब सिर्फ, नहीं तो इनके बाद मॉडल वर्ब आ सकती है। यस, तो यहाँ पे एज सुन एज वाले पार्ट में विल रीच नहीं आएगा। नेहा को देखते हुए सिर्फ और सिर्फ रिच हो जाना चाहिए था, हालांकि ये भी सही नहीं है, और बाकी इन दोनों पार्ट में मॉडल वर्ब पहले से ही है, तो ये भी सही नहीं हो सकते, जो दिया हुआ है वो भी सही नहीं, इसका मतलब नो इम्प्रूवमेंट भी सही नहीं है, रिच भी सही नहीं है, क्योंकि रिच होना चाहिए था। इस मिस्टेक को मैं प्रिंटिंग में एरर मानता हूँ, यहाँ पर रिच होना चाहिए था सेंटेंस में, तो ही ये ठीक होता। यहाँ राइटर की कोई मिस्टेक नहीं है और इतने सारे सेट चेक भी नहीं किए जाते, तो रिच होना चाहिए था, ज़्यादा अच्छा हुआ। हाँ, ज़्यादा बेस्ट होता अगर वो इसको पढ़ाना तो कर दें बुक को, फिर गलतियाँ अपने आप सामने आ जाएंगी उनकी, कोई बात नहीं। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। हिज कोच विशेष आई टू प्ले फॉर हिज टीम। 28, हिज कोच विशेष, यहाँ पे विशेष एज ए वर्ब आ रहा है, एज ए वर्ब, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया करता ना कि सब्जेक्ट। विशेष मी ना कि आई। यस, ये ध्यान रखें आप। अगर सेंटेंस को दैट से भी जोड़ते हैं तो फिर मी नहीं आएगा, फिर आई आएगा। अगर सेंटेंस को दैट से जोड़ा जाए तो दैट के बाद फिर आई आएगा, फिर मी नहीं आएगा, ये इसलिए बाहर हो गया। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सी आंसर बचता है, कोई और ऑप्शन नहीं बचता इसका। सेंटेंस नंबर 29, निशा विल बी हैप्पी इफ़ यू विल रिकोगनाइज हर वर्क। फिर सेंटेंस में डबल मॉडल वर्ब आ गई है, एक मॉडल वर्ब ये रही, एक मॉडल वर्ब ये रही। एक ही सेंटेंस में कभी भी दो मॉडल वर्ब एक साथ नहीं आएंगी, ऐसा मैं पहले बता चुका हूँ। अभी ऊपर भी सेंटेंस आया था, सेंटेंस नंबर 27। वो 11 वर्ड कौन से थे? इफ, अनलेस, अनटिल, इन केस, प्रोवाइडेड, एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज, बिफोर, आफ्टर, वेदर, और जो बच के हुआ था 11 वर्ड है पूरे। इनके बाद वाले पार्ट की मॉडल वर्ब हमेशा गलत हो जाएगी, यानी कि यहाँ विल नहीं आएगा। यस, तो यहाँ पे विल गलत है। अगला सेंटेंस है, द बस वॉज एक्सट्रीमली क्राउडेड येट माई ब्रदर मैनेज टू गेट इन इट। अब देखना है कि सेंटेंस का कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन अगले पेज पर है। वो सेंटेंस था आपका पास्ट में,
द बस वॉज एक्सट्रीमली क्राउडेड, सेंटेंस पहले से ही पार्ट में था। तो जेट माई ब्रदर कुड बी मैनेज टू, कोई आवश्यकता नहीं है कुड लगाने की। यस, येट के बाद सिंपल पास्ट सेंटेंस बन सकता है। येट माई ब्रदर मैनेज तो चलाते नहीं आएगा, बिकॉज सेंटेंस प्रेजेंट में चला जाएगा, पिछला सेंटेंस पास्ट में है। डिस्पाइट माई ब्रदर मैनेजिंग विद, ये कोई सेंटेंस ही नहीं रहेगा फिर। यस, क्योंकि डिस्पाइट एक प्रोपोजिशन है और प्रोपोजिशन के बाद वाले पार्ट को कुछ नहीं मानते, तो ये सेंटेंस खत्म ही हो जाएगा, सेंटेंस की बचेगा ही वो, जबकि यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की भी हो सकता है। तो इसका आंसर मेरी राय में हो जाएगा डी, यानी कि नो इम्प्रूवमेंट, जो दिया है वही सही है। अब आपके आते हैं वन वर्ड। यस, वन वर्ड पे चलते हैं। क्या कह रहा है? पहला वन वर्ड है आपका द एक्सटीरियर और फेस ऑफ ए बिल्डिंग, किसी चीज़ का सामने का हिस्सा, एक्सटीरियर हिस्सा। फेसेड अग्रभाग, मुख या दिखावा। ड्रॉन खींचना कुछ भी। रिफ्रैक्ट यानी कि अपवर्तन करना, रिफ्रैक्शन, और पढ़ा होगा आपने फिजिक्स के अंदर, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन। पैनल इल्जाम लगाना, तो इसका आंसर हो जाएगा फेसेड। अ पर्सन हु लीव्स अलोन एंड अवॉइड्स अदर पीपल, एकांत रहने वाला व्यक्ति, औरों को त्यागने वाला व्यक्ति। पहला वर्ड है चैपरोन। चैपरोन मतलब एक ऐसी महिला जो चौकसी करती हो, यानी कि कह सकते हैं चौकीदारी करना। रेक्ल्यूज एकांतवासी। एंटी सोशल, एंटी मतलब विरोधी, सोशल मतलब समाज का, समाज विरोधी। मेट्रोन प्रधान, इस के काम में किसी चीज़ का हेड होना, मेट्रोन। नेक्स्ट है अ मास हेल्ड टू प्रे फॉर द पीस ऑफ द डिपार्टेड सोल। बड़ी मात्रा में भीड़ का इकट्ठा होना, क्योंकि मृत व्यक्ति के लिए उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करनी है। सिनेक्योर का मतलब होता है बहुत ही आसान कार्य, आसान जॉब। साइन करो और पैसे लो, ऐसे याद रख लो उसको आप। इलेजी मतलब दुखद। रिक्वियम मतलब मृत आत्मा के लिए प्रार्थना करना, और वर्मेंट मतलब दुखद। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ऑपरेटिंग बिलो द सरफेस ऑफ सी, समुद्र के निचले हिस्से में जाके काम करना। तो सबरटेरियन यानी कि भूमि के नीचे या फिर समुद्र के नीचे। पेंटोमाइम निशब्द नाटक। मूक नाटक जिसमें बोला कुछ ना जाए, सिर्फ नाटक के, जैसे कि हमारा एक था मिस्टर बीन। परस्पीशियस सूक्ष्मदर्शी। सोब्रिक्विट उपाधि या उपनाम। इनकेपेबल, सो इसका आंसर हो जाएगा ए, इनकेपेबल ऑफ बीइंग टायर्ड, जो कभी थकता ना हो। तो इनडिफेटिगेबल, जो कभी ना थके। इन एलिनेबल, जिसको जो किसी से लिया ना जा सके। इनडिफेंसिबल, पूरी तरह से गलत। और इन परसिप्टेबल, अगोचर। ये इसका आंसर हो जाएगा। स्पेलिंग करेक्शन 36 से 40 तक। सब सर्वियंस, ठीक है, किसी की गुलामी करना, सर्विस से बना है। डिस्टर्बेंस यानी कि किसी चीज़ की परेशानी करना। कॉन्साइंस, यही गलत है। CONSCI, साइंस की स्पेलिंग आपको याद होगी। SCI क्या होती है साइंस की स्पेलिंग? SCIENC, कॉन्साइंस यानी कि अंतरात्मा। तो यहाँ पे S के बाद C आना चाहिए था, ये गलत है आपका। डेलिक्विसेंस यानी कि हवा में पिघलने की कोई प्रक्रिया। अगला है पर्टिनेशियस, तो ये ठीक है, पर्टिनेशियस मतलब कोई जिद्दी व्यक्ति। अगला है श्रबरी, श्रबरी मतलब कोई झाड़ी वगैरह, श्रब से बना है, श्रब मतलब झाड़ी। परपिचुटी, किसी काम में निरंतरता, ये भी ठीक है। और प्रिक्यूसिव, टकराना। प्रिक्यूसिव की स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, PRE की जगह PER होना चाहिए था। PRE का मतलब होता है पहले, यस, PER होता तो ज़्यादा अच्छा, परक्यूसिव। एंटोनियम, सिनोनिम एंटोनियम पढ़ा होगा आपने। स्यूडोनियम, यही गलत है आपका, बस और कुछ नहीं है। PSEU होना चाहिए था यहाँ पे, SE के बाद में, तो ये गलत होता है। स्यूडोनियम का मतलब होता है कोई झूठा, डुप्लीकेट रूप में अपनाना। होमोनियम समानार्थी। सिनोनिम प्राइवाची। 39 सेकुलेंट रसीला। पैलेलियोलिथिक
पूरा पाषाण काल से संबंधित आमलेट अंडे का बनता है, उसको बोलते हैं आमलेट, लेकिन यहाँ पर डबल एल की आवश्यकता नहीं है, OMELETTE ऑमलेट। जैसे कि सिगरेट की स्पेलिंग होती है, सिगरेट की स्पेलिंग कुछ इसी तरह की होती है, CIGARETTE सिगरेट। एंथुसिस्टिक, तो इसका ऑमलेट स्पेलिंग गलत है। 40 पे चलते हैं। चेस्टिसमेंट यानी कि सजा, इमेजरी कोई दूत, क्विसेंट यानी कि कोई स्थिर चीज़ होना किसी चीज़ का, प्रोक्लेन ये तो दिख रहा है साफ ही गलत है, PORCELAIN यस, पोर्कलेन यानी कि चीनी मिट्टी के बने हुए बर्तन। तो ये थे आपके स्पेलिंग करेक्शन, यानी कि कोई एक वर्ड था जो गलत था। ये सीपीओ में आता है अक्सर, स्टोन वगैरह में से चीज़ देखने को नहीं मिलती। सीजल में भी 1-2 नंबर का आता है, हालांकि मतलब ऐसा नहीं कर सकते, एसएससी का कोई सिलेबस फिक्स नहीं है, कुछ भी कहीं में आ सकता है। बस स्टेनो में एक फिक्स है कि 1 वर्ड नहीं आएंगे स्टेनो में, एसएससी स्टेनो में आपके 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं आएंगे, ये एसएससी का फिक्स है प्रोग्राम। बाकी एसएससी का किसी भी एग्जाम को कोई सिलेबस फिक्स नहीं है, वो किसी भी एग्जाम में कुछ भी उठा कर दे सकती है जो उसका मन करे, और किसी भी एग्जाम से सकती है, चाहे वो सीपीओ के एग्जाम से सीजल का एग्जाम उठा ले, चाहे वो स्टेनो का एग्जाम से एमटीएस का एग्जाम उठा ले, किसी भी एग्जाम से कुछ भी उठाना है उसका इच्छा, उसका वो उसके ऊपर छोड़ दीजिए आप, हमारा फर्ज है सिर्फ मेहनत करना। अब चलते हैं क्लोथ टेस्ट पर। क्लोथ टेस्ट पढ़ते हैं पहले फटाफट से। कह रहा है क्रूड मिनरल ऑयल कम्स आउट ऑफ द अर्थ एज अ थिक ब्राउन और ब्लैक लिक्विड विद स्ट्रॉन्ग डैश, इट इज अ डैश मिक्सचर of many different substances, each with its own dash qualities. Most of them are combination of hydrogen and carbon in varying dash. Such hydrocarbons are also found in other dash such as bitumen, asphalt and natural gas. कच्चे तेल पर आधारित ये पैराग्राफ है, तो कच्चे तेल से ही जुड़े हुए कुछ यहाँ पे वर्ड भी आपके सामने आएंगे। यस, तो चलते हैं फटाफट से पैराग्राफ पे अपने, और हमारे पास ऑप्शन भी हैं। पहला सेंटेंस है क्रूड मिनरल ऑयल, जो अशुद्ध मिनरल ऑयल है, कम्स आउट ऑफ द अर्थ, अर्थ से निकलता है, एज अ थिक ब्राउन और ब्लैक लिक्विड, भूरे और काले रंग के लिक्विड के फॉर्म में, विद स्ट्रॉन्ग डैश। अब स्ट्रॉन्ग क्या होता है उसके अंदर? पहला वर्ड है अयूरा। अयूरा मतलब कोई दिव्य ज्योति, स्ट्रॉन्ग अयूरा यानी कि दिव्य ज्योति। बॉडी तो मतलब ही नहीं बैठता, स्मेल मतलब दुर्गंध, और बैंड मतलब झुकना। तो स्ट्रॉन्ग स्मेल, दुर्गंध होती है उसके अंदर, ये कहना चाह रहा है। इट इज़ अ डैश मिक्सचर ऑफ मैनी डिफरेंट सब्सटेंस, ये एक डैश मिक्सचर है कई सारे मिक्सचरों का। जब कई सारों की बात अभी, तो यहाँ पे सिंपल तो होने से रहा, सिंपल मिक्सचर ऐसे मिक्सचर जो सिर्फ 2 चीज़ों का मिश्रण हो, इसको आपको अलग करना बहुत ईजी हो, तभी उसने कहा आपसे सिंपल मिक्सचर। वेरिंग मतलब विविधता, मिक्सचर के लिए लगेगा ही नहीं। वेरिंग का मतलब होता है विविधपन, यूजुअल मतलब सामान्य, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल। आपने भी केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स मिक्सचर, जब 2 या 2 से अधिक मिक्सचर के साथ मिले, 2 से अधिक ही हो वैसे तो मोस्टली। यस, मिक्सचर मतलब 2 चीज़ों का मिलना, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर मतलब 2 से अधिक चीज़ों का मिलना। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ मैनी डिफरेंट सब्सटेंस, कॉम्प्लेक्स, ईच विद इट्स ओवन डैश क्वालिटीज, जिसमें प्रत्येक की है अपनी अपनी क्वालिटी, यानी कि जो भी चीज़ अलग निकलती रहती है वो सभी काम आने वाली चीज़ें हैं, ऐसी कोई सी नहीं है कि जो काम आने वाली चीज़ ना हो, यानी कि प्रत्येक अपना में एक महत्वपूर्णता रखता है, इंपॉर्टेंस रखता है। इंडिविजुअल व्यक्तिगत, रेशनल यानी कि अनुपातिक, रेशनल अच्छा रिलेशनल है, सॉरी मैंने गलत पढ़ लिया, रिलेशनल मतलब है संबंधित, रेशनल मतलब अनुपातिक, इन रिस्पेरेबल यानी कि एक ऐसी चीज़, इनसेपरेबल है, सेपरेट मतलब अलग करना, इनसेपरेबल मतलब जिसको अलग ना किया जा सके, जिसको अलग ना किया जा सके। कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ मैनी डिफरेंट सब्सटेंस ईच विद इट्स ओवन क्वालिटीज, इंडिविजुअल क्वालिटी यानी कि सबकी अपनी अपनी खुद की निजी क्वालिटीज़ है, यानी कि उसके अंदर से मान लीजिए पेट्रोल निकल रहा है तो पेट्रोल का अपना एक गुण है, गैस निकल रही है
तो गैस की अपनी एक गुण है। इस उसके अंदर से कुछ और निकल रहा है, हाइड्रोकार्बन वगैरह कुछ भी चीज़ निकल रही है, उसका अपना एक अलग क्वालिटी है। हालांकि मैंने ऐसा सुना है कि पेट्रोल कभी डायरेक्ट नहीं निकलता है, मिट्टी का तेल निकलता है, मिट्टी के तेल से डीजल और डीजल से पेट्रोल बनता है, ऐसा मैंने पढ़ा है। बाकी इंग्लिश आती है मुझे ज़्यादा कुछ नहीं। ये सब जो आपने पढ़ा हुआ है वो आप ही के लिए, आपके काम आए, भगवान करे खूब अच्छे से सिलेक्शन लें आप लोग। मोस्ट ऑफ देम आर कॉम्बिनेशन, उनमें से अधिकतर कॉम्बिनेशन होता है ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन का, यानी कि तभी बनता है वो हाइड्रोकार्बन। क्या बनता है आपका वो हाइड्रोकार्बन। तो उनसे अधिकतर चीज़ें जो है मिश्रण होती हैं हाइड्रोजन और कार्बन का। क्वालिटीज़, गुण, कॉम्बिनेशन, मिश्रण। तो कॉम्बिनेशन तो आने से रहा क्योंकि कॉम्बिनेशन पहले ही आ चुका है पर, इसलिए आने से रहा। प्रोपोर्शन यानी कि समानुपात, और इनहिबिटेंट्स यानी कि प्रतिबंध लगाना किसी चीज़ पर। क्या लगाना किसी चीज़ पर? प्रतिबंध लगाना, किसी चीज़ को रोकना, इनहिबिट। तो इनहिबिट भी होने से रहा और कॉम्बिनेशन भी होने से रहा, बिकॉज कॉम्बिनेशन पहले से ऊपर है। वेरिंग डैश, क्योंकि रोकने की तो मतलब ही नहीं बैठ रहा, कुछ भी कार्बन और उसका कहना चाह रहा है कि मिश्रण होता है वो। तो प्रोपोर्शन और क्वालिटीज। प्रोपोर्शन होता है समानुपात में, यानी कि एक फिक्स अनुपात होता है उनका, उसी अनुपात में वो हर बार मिलेगा। जैसे कि पानी है, पानी का जो फॉर्मूला है वो है H2O। क्या है? H2O। अब H के हैं इसमें 2 और O के हैं 16, तो ये अनुपात हो गया आपका 1:8। अब चाहे पानी कोई सा भी ले लें और आप कितनी भी मात्रा में ले लें, तो ये अनुपात आपका 1:8 ही रहेगा। चाहे समुद्र का पानी हो, चाहे बिस्लेरी का पानी, चाहे एक बूंद पानी हो या फिर पूरा समुद्र भर के, अनुपात 1:8 ही रहेगा। तो यहाँ पे प्रोपोर्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे? प्रोपोर्शन। मोस्ट ऑफ देम आर कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन इन वेरिंग प्रोपोर्शन। वेरिंग प्रोपोर्शन। सच हाइड्रोकार्बन आर ऑल्सो फाउंड इन अदर डैश। ये हाइड्रोकार्बन्स पाए जाते हैं अन्य डैश में भी, यानी कि अन्य रूप में भी, ये कहना चाह रहा है। यस, ये हाइड्रोकार्बन अन्य रूपों में भी पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है रिलेशंस, संबंध, जी नहीं। अन्य फॉर्म्स, अन्य रूपों में। अन्य थिंग्स, जी नहीं। अन्य वेराइटीज, जी नहीं। तो अन्य फॉर्म में। सच हाइड्रोकार्बन्स आर ऑल्सो फाउंड इन अदर फॉर्म्स, बस यही इसका करेक्ट आंसर होगा। अन्य कई रूपों में भी ये पाए जाते हैं, ऐसा करना चाह रहा है। ये था आपका क्लोज टेस्ट और CPO का प्रैक्टिस सेट का यहाँ अंत है, क्योंकि पैराग्राफ मैं नहीं कराऊंगा आज भी, ये खुद से करेंगे आप। ये रहा पैराग्राफ, देख लीजिएगा, और उसके बाद में मैं नेक्स्ट उस पर चल रहा हूँ, उसके पैराग्राफ के। ये रहा पैराग्राफ पूरा आपका। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे कि आप घर पर बैठ के खुद कर सके पैराग्राफ। ये दूसरा पैरा है पूरा, ये खत्म हो गया पैराग्राफ हिस्ट्री तक। अब इसके क्वेश्चन देख लीजिएगा आप, 46 से लेकर के 47 तक देख लीजिएगा पहले, फिर 48 से 50 तक ये रहा, और ये रहा 50 आपका। जिस पैराग्राफ खुद से कीजिएगा, जिससे कि आपके अंदर जो है पैराग्राफ पढ़ने की समझ आए। मैं आपको इसके आंसर बता देता हूँ, आप अपना करने के बाद में चेक कर लीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर दीजिएगा कि आपके कितने ठीक गए। यस, 46 का है A, 47 का भी है A, 48 का है D, 49 का है B, और 50 का है C। ये सभी इसके ऑप्शंस हैं। जितने सही जाएं आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें कि आपके कितने सही गए, चाहे मुझे पर्सनली मैसेज कर दें। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ने के लिए भी मैसेज कर सकते हैं 8279738238। किसी भी सेट को लेकर आपके पेज में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएं, आप उस सेट की प्रॉब्लम वहाँ ले सकते हैं पूरे दिन में, कभी भी किसी भी टाइम, बस वीडियो के प्रीमियर टाइम पे नहीं लेना है। यस, साथ ही साथ आज 11 बजे एक टाइम एंड टेंस की वीडियो भी हमने डाली है, अगर आपको अच्छी लगे तो बताइएगा, जिससे कि मैं उसका सेकंड पार्ट अपलोड कर दूँ। और कोई ज़रूरत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम उसका सेकंड पार्ट फिर अपलोड नहीं करेंगे। यस, तो 11 बजे उसका प्रीमियर शुरू हो जाएगा, तैयार रहिएगा देखने के लिए। टाइम एंड टेंस बहुत ही प्यारी वीडियो बनाई है आपके लिए, कोशिश करी है, बाकी तो आपको पसंद आनी है, कैसी लगती है। तो फिलहाल आपसे विदा लेता हूँ,
ये कह करके कि चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। हैव ए नाइस डे, सी टुमारो, शब बखैर, गुड नाइट।